जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में हुए राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इसी तरह के कार्यक्रम में बिहार के भागलपुर से किसान सम्मान निधि की किश्त जारी की। देखो, देश में पहली बार 2019 से मोदी जी की सरकार आ जाने के बाद किसानों को सम्मान निधि का कार्यक्रम चालू हुआ था। आज ये पूरे देश की किसान सम्मान निधि, जो कि हमारे राजस्थान में कम से कम 72 लाख किसानों को इसको फायदा मिलेगा। केंद्र की सम्मान निधि के अलावा राज्य में भी 3000 रुपये किसानों को सम्मान निधि के रूप में देने का तय किया है, बजट में घोषणा की है। और मेरी समझ में देश में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जो एक्स्ट्रा किसान सम्मान निधि देगा। सर, पहले तो फोन टेपिंग के मामले में सदन में गतिरोध हुआ, अब पूर्व प्रधानमंत्री की बात को लेकर के विपक्ष लगातार गतिरोध पैदा कर रहा है। तो ऐसा है, अपने दादी कहना अपनी परंपरा में बड़ा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के किसानों को खुशहाल बनाने का संकल्प और एक समर्पण की मिसाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसान भाइयों को समर्थन और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी भावना से उन्होंने आज ही के दिन यानी 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना का आगाज किया था। उसी योजना की आज, जैसा मैंने कहा, 19वीं किस्त किसान भाइयों के खाते में भेजी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस योजना को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले दिन सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। उनको किसानों की इतनी चिंता रहती है। साथियों, इस अवसर पर मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले जब इस योजना की शुरुआत की थी तो कांग्रेस ने आलोचना करते हुए कहा था कि यह केवल चुनावी जुमला है, लेकिन किसान भाइयों के खातों में लगातार भेजी जा रही किस्तें उन लोगों को एक करारा जवाब है जो एक चुनावी जुमला कहते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसान भाइयों के खाते में 1400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 19वीं किस्त के रूप में आज हस्तांतरित की है। मैं बताना चाहता हूं कि इस योजना के तहत पिछले 18 किस्तों में प्रदेश के 93 लाख से अधिक किसानों के खातों में 23,114 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। देश के यशस्वी चित्तौड़गढ़ सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को संसद की लोकसभा में याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया गया है। सांसद जोशी को संसद की 15 स्थायी लोकसभा की याचिका समिति का सभापति व अन्य 14 सांसदों को सदस्य बनाया गया है, जिनमें सदस्य सांसद एंटोनी, मितेश पटेल, बाका भाई, सुखदेव भगत, राजू बिष्टा, गुरमीत सिंह, बतस्पति नागराजू, डॉक्टर राजकुमार सांगवान, कमलजीत सहरावत, मंजू शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा, अभय कुमार सिन्हा व राजा मोहन उन्नीथन है। सांसद जोशी वर्तमान में संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति व ऊर्जा समिति में सदस्य हैं और पहले भी बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 बिल की संयुक्त समिति के सभापति भी रह चुके हैं। विधानसभा में 4 दिनों से चल रहा कांग्रेस विधायकों का धरना सोमवार को समाप्त हो गया। इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायकों ने बाइकआउट की घोषणा कर सदन से बाहर निकल आए। तनाव तब बढ़ गया जब निलंबित विधायक दोबारा सदन में प्रवेश की जिद पर अड़ गए। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान की सियासत में बवाल जारी है। दादी पर बयान, राजस्थान में संग्राम, सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस का प्रदर्शन, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बना गतिरोध। राजस्थान विधानसभा में इंदिरा गांधी पर घमासान। राजस्थान की सियासत में इस वक्त भूचाल मचा है। दरअसल राजस्थान में दादी के नाम पर बवाल चल रहा है।
बवाल इतना बड़ा कि विधानसभा स्पीकर को सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित करना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने पिछले 4 दिनों से सदन में डेरा डाल दिया और सदन में ही शुक्रवार से धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि उस वक्त शाम को मंत्री जोगाराम पटेल और जवाहर सिंह यादव ने कांग्रेस विधायकों से मुलाकात जरूर की, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। लिहाजा कांग्रेस विधायकों ने निलंबन को खत्म करने को लेकर आगामी रणनीति बना डाली, जिसका साफ तौर पर असर भी देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदन के बाहर शक्ति प्रदर्शन करते हुए विधानसभा घेराव करने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस की ओर से की गई बैरिकेडिंग के चलते प्रयास विफल रहा। सबके समक्ष स्पष्ट रूप से ये प्रदर्शित हो गया, एक व्यक्ति की हठधर्मिता और उसके द्वारा बार बार किए जा रहे अपशब्दों का प्रयोग राजस्थान विधानसभा की परंपराओं को कलंकित करने का कारण है। कोई विषय नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने गतिरोध पैदा किया, ना तो कोई जनहित का मुद्दा है उनके पास, ना सरकार के विरुद्ध कोई विषय उठाने की उनके पास विषय वस्तु है। सिर्फ कांग्रेस के अंदर की जो राजनीति है वो आज खुलकर के सामने आ गई। ये नाथूराम गोडसे की औलाद है साहब, ये तो उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हमें क्या पता कि इतना जालसाजी है इनमें। आप बताइए कि जिस मंत्री के गलत बयान से जो गतिरोध हुआ और जब सेटलमेंट क्या हुआ, ये हुआ क्या कि हम कान पकड़ के माफी मांगेंगे और वो हम पे हुक्म चलाएंगे। ये कोई कभी समझौता होता है क्या? ये कहना कि इनमें ये है, इनमें ये क्या है, अगर हम में होता तो हम एक लाइन में एक्सपंज कराने के लिए उसके लिए खेत प्रकट क्यों करते? खेत प्रकट राजस्थान की जनता के लिए किया है, इनसे हम डरने वाले घबराने वाले नहीं है। विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी पर विवादित टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ज्यादातर योजनाओं का नाम अपनी दादी के नाम पर रख देती थी, जिस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सवाल किया कि आप पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दादी कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसके बाद इस बयान पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर बवाल किया और कांग्रेसी विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे थे। इसी को लेकर स्पीकर को डोटासरा समेत 6 विधायकों को निलंबित करना पड़ा। कौन क्या करेगा पूरा शेड्यूल तय हो गया। पहले कौन बोलेगा, फिर कौन बोलेगा, फिर कौन बोलेगा और अंत में समापन कौन करेगा, वो सारा तय हो गया। कौन क्या बोलेगा ये भी तय हो गया। ये तय करने के बाद जब सदन में बैठक कार्रवाई शुरू हुई और विशेष अनुमति देकर निष्कासित सदस्य को भी अंदर आने की अनुमति दी गई, उसके बाद उनको जो बोलना चाहिए था वो बोलने की बजाय वो बात को घुमाने लगे और मुद्दे की बात जो बोलनी थी वो बोले बिना इधर उधर की बातों को घुमा के वापस हम पर दोषारोपण करने लगे। स्वयं के अपराध को स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं हुए, किसी कीमत पे वो तैयार नहीं। अंदर जबकि चैम्बर में उन्होंने वहाँ भर दी थी कि मैं स्वीकार करूँगा और मैं खेद प्रकट करूँगा, लेकिन उन्होंने खेद प्रकट करने के लिए जो घुमा फिरा के वाक्य बोले वो पर्याप्त नहीं थे और इसलिए फिर हमको उनका विरोध करना पड़ा। किसी महान नेता के बारे में, और ये परंपरा होती है, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, व्यक्ति दुनिया में नहीं है और वो महान महिला जो देश की प्रधानमंत्री रही हो, उसके खिलाफ इस प्रकार की बात बोलना प्रश्नकाल में, जहां उनका कोई संदर्भ नहीं था, उनकी धारणा कहीं ना कहीं जानबूझ के उनको अपमानित करने की थी, इसलिए जानबूझ के उस बात को रखा गया ताकि सदन और देश में तेज ना फैले। और हमारा अधिकार है, अगर हमारे नेता की अवमानना करता है तो जूली जी ने, डोटासरा जी ने उसको उठाया और मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा काम किया कि मजबूती से इस बात को उठाया कि इसको एक्सपंज किया जाए। जो गतिरोध पैदा हुआ, सारे विधायकों ने धरना दिया और हमारी मांग कितनी थी? मांग इतनी थी कि जिस मंत्री ने जानबूझकर इंदिरा जी का अपमान किया, और ये भाजपा की समानता देखिए आप, भारत सरकार पार्लियामेंट के अंदर अंबेडकर जी को अपमानित करती है और राजस्थान सरकार जयपुर के अंदर इंदिरा जी को अपमानित करती है। ये चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी पैदा करो, नेताओं को भला बुरा कहो ताकि संवाद ना हो। तो वही सकारात्मक बातचीत के बाद सरकार और विपक्ष के बीच भले ही गतिरोध टूट गया था, विधानसभा से निलंबित किए गए 6 कांग्रेस विधायकों को बहाल करने पर सहमति बन गई थी। हालांकि इसके बाद पहले माफी मांगने को लेकर पेच फंस गया। गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरे घटनाक्रम पर तो खेद जता दिया था,
लेकिन खुद ने इस घटनाक्रम के लिए माफी नहीं मांगी। स्पीकर ने डोटासरा से कहा, आप मेरी टेबल तक आने के घटनाक्रम पर खेद तो जताएं। इस पर डोटासरा ने पहले मंत्री से माफी मंगवाने की बात कही और पेच फंस गया। ऐसे में विधानसभा से निलंबित किए गए 6 कांग्रेस विधायकों की बहाली अटक गई है। लेकिन जब निलंबित विधायक हाकम अली, जाकिर हुसैन गैसावत और संजय जाटव सदन में प्रवेश की जिद पर अड़ गए, सुरक्षा कर्मियों ने नियमों का हवाला देकर उन्हें रोका, जिससे दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिर कैसे चलेगा सदन। माफी पर ऐसा पेच फंसा कि सदन का गतिरोध नहीं थमा। माफी पहले कौन मांगे, इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अड़ गए। कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ और परिणाम ये कि सदन में गतिरोध जारी रहा। हालांकि सदन की कार्रवाई चली तो सही, लेकिन विपक्ष के बिना, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने बायकॉट कर दिया। अब देखना यह होगा कि कल जब निलंबित विधायकों को सदन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तो बाकी विधायकों का रोल क्या होगा। वही 27 तारीख को जब सरकार का जवाब आएगा तो क्या विपक्ष उस वक्त मौजूद रहेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल जनता का माननीयों से, जिनको जन आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी है, वो सदन में केवल बहस तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए, ना कि जनता के हितों में। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क जयपुर से खबर है, जहां सीएचओ संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का मामला है। विधानसभा में मुद्दे को लेकर लगातार प्रश्न लग रहे हैं। विधायक ललित यादव और विधायक डॉक्टर जसवंत यादव के प्रश्न का जवाब चिकित्सा एवं परिवार कल्याण की 10 फरवरी 2025 को 89वीं बैठक में हुआ था निर्णय। सीएचओ और अन्य संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया का ढांचा तैयार है। डीपीसी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का जो गठन किया गया है, और सीएचओ फेडरेशन लगातार ये मांग उठा रहा था कि सरकार के जवाब से अब जब ये समिति का गठन कर लिया गया है, सीएचओ कर्मचारियों में खुशी की लहर है। खबर जैसलमेर के मोहनगढ़ से है, जहां एक किसान की जिंदा जलने से मौत का मामला सामने आया है। पीटीएम थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। मृतक की पहचान रूपाराम नायक के रूप में हुई है। मृतक मजदूरी का काम करता था। परिजनों ने इस मामले में हत्या का आरोप लगाया है। एसपी से अब परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। पीटीएम थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। हुआ था सर, वो जिसके साथ में आए थे यहाँ काम करने के लिए, वो बोल रहे हैं बीड़ी से आग लग गई, कभी बोल रहे हैं सिलेंडर से आग लग गई, और कभी बोल रहे हैं मतलब ड्रिंक वगैरह ज़्यादा की हुई थी इसलिए वो बाहर नहीं आ सके। तो ये मेरे को लगता है सर कहीं न कहीं मर्डर का मामला है। तो मैं तो आज मेरे ये कजन है जो उनको पेश किया था भाई के लड़के को, तो उन्होंने एसपी साहब ने बोला था आप पीटीएम थाने में जाइए और वहाँ जो सीए है जो नरेंद्र कुमार जी है वो अपने वहाँ तफ्तीश करेंगे और आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। ये घटना को सर 14 फरवरी नाइट को हुई है सर, रात है। महाशिवरात्रि के पर्व को पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुधवार को मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर जयपुर के सभी मंदिरों में खास तैयारियां की गई है। इधर झारखंड महादेव मंदिर में भक्तों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं रात 4 बजे से ही भगवान शिव के समक्ष जलाभिषेक कर पाएंगे यहां आने वाले श्रद्धालु। और इसके साथ ही महिलाओं और पुरुषों के लिए दर्शकों के लिए उनके दर्शनों के लिए अलग अलग लाइनों की व्यवस्था की गई है। तो दूसरी तरफ शहर के और भी सभी मंदिरों में विशेष झांकी सजाई जाएगी और बाबा भोलेनाथ को रिझाने के लिए भक्त सुबह से शाम तक कतारों में लगे नजर आएंगे और इसी को लेकर सभी शिव मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग से व्यवस्था रहेगी। सुबह मंदिर 4:30 बजे खुल जाएगा, जो शाम रात को 12 बजे तक जलाभिषेक होता रहेगा। पुलिस की अलग से व्यवस्था की गई है।
24 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और पानी की लाइनों के अंदर पानी की व्यवस्था की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और शाम को भजन संध्या है, भजन संध्या की गई है और सभी जो भी दर्शनार्थी आएंगे उनको जल हमारे स्वयं सेवक देंगे। 200 स्वयं सेवक है। पिछली बार अगर बात करें तो लगातार भक्तों की संख्या जो है इस मंदिर में बढ़ती हुई जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? भगवान भोलेनाथ के यहाँ जो भी आता है उसकी ये बहुत मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करते हैं, इसलिए भगवान के सब भक्तों की संख्या बढ़ती है। जय बाबा की। आज जैसे हमारा 3 दिवसीय बाबा जी का प्रोग्राम कार्यक्रम रखा गया है, उसमें 3 दिवसीय में आज प्रथम दिवस है, उसमें आज सोमवार का दिन है। उसमें हम बाबा जी का जटाओं का श्रृंगार कर रहे हैं। उसमें जटाओं का विभिन्न कलर की जटाएं और विभिन्न कलर के विदेशी फूलों का श्रृंगार किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर करीब 1-1.25 घंटे का श्रृंगार बाबा जी का और बचा हुआ है। उसके बाद बाबा जी की आरती होगी, बाबा जी के भोग लगाया जाएगा। आरती में सब लोग आएंगे। उसके बाद बाबा जी का जो भोग है वो सब भक्तों को दिया जाएगा। महाशिवरात्रि के ऐसे ही कल मंगलवार है, मंगलवार प्रदोष का दिन है। उसमें हमारे शिव पार्वती विवाह का श्रृंगार का आयोजन रखा गया है। उसमें खीर वगैरह सब मावे की मिठाई का भोग लगाया जाएगा और बाबा जी का विशेष शिव पार्वती विवाह का प्रारूप से श्रृंगार किया जाएगा। ऐसे ही परसों बुधवार है जो कि शिवरात्रि का दिवस है। उसमें हम वही शाम को 6 बजे से लेके अगले दिन गुरुवार के दिन सुबह 6 बजे तक हम बाबा जी के चारों पैर की पूजा करेंगे। हम करीब इसमें 20-25 जनों का ग्रुप है, वो हम सब मिलके इसमें चारों पैर की पूजा करेंगे और ऐसे हमारे गुरुवार को सुबह पूर्ण शिवरात्रि कंप्लीट होगी। पूरे देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो यहाँ पर मनाया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं जयपुर की, तो जयपुर में झारखंड महादेव का मंदिर है, वहां पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो है वो नजर आएगी। रात 12 बजे से ही झारखंड महादेव के दर्शन के लिए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्त जो है वो लाइनों में लगे हुए नजर आएंगे। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर मंदिर की ओर से कर ली गई है। वहीं अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो इस बार 30 से अधिक CCTV कैमरे जो हैं यहाँ पर पूरी मंदिर की निगरानी के लिए लगाए गए हैं। गर्मी में भक्त परेशान ना हो इसके लिए स्वयं सेवक यहाँ पर करीब 200 हैं, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। उनकी तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर कर ली गई हैं। रात 12 बजे से ही यहाँ पर लाइनें रहेंगी भक्तों की। उसके बाद में 4 बजे जब दर्शन ओपन होंगे, दर्शन खुलेंगे मंदिर में बाबा भोलेनाथ के, तब से ही यहाँ पर भक्त जो है जल चढ़ाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। निरंजन चौधरी, सच पे धड़क, जयपुर। झारखंड महादेव मंदिर में दिनों दिन यानी कि कहें तो सालों साल भक्तों का जो जमावड़ा है या फिर भक्तों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है और यहाँ पर जो प्रशासन की ओर से वो भी व्यवस्थाएं हैं तमाम, वो यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती हैं। झारखंड महादेव समिति है, उसके कमेटी के अध्यक्ष हैं। सर, किस तरीके से क्या व्यवस्था जो है भक्तों के लिए इस बार रहने वाली है? झारखंड महादेव मंदिर में भक्तों के लिए, स्त्री पुरुषों के लिए अलग अलग से लाइन की व्यवस्था की गई है। जो भी दर्शनार्थी आएंगे उनको हमारे कार्यकर्ता ही उनको जलाभिषेक के लिए राम जारे देंगे। जलाभिषेक के लिए लाइनों के अंदर गर्मी रहे इसके लिए भी पानी की व्यवस्था की गई है कि यात्रियों को प्यास के लिए, उसके लिए भी, दिव्यांगों के लिए और बुजुर्गों के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। लाइटिंग की अलग से व्यवस्था की गई है। कोई तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे, इसलिए 30 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस की भी अच्छी 150 से 200 आदमियों की व्यवस्था की गई है। शाम को भजन संध्या का आयोजन है। हमेशा देखा जाता रहा है कि यहाँ पे जो स्वयंसेवक आप लगाते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। इस बार कितना स्वयंसेवक जो हैं यहाँ पर लगाए गए मंदिर में? यहाँ पे इस बार 200 स्वयंसेवक है जो निष्ठा से, मतलब अपनी निष्ठा से सेवा देते हैं। यानी कि मंदिर सुबह 4 बजे खुलेगा, 4:30 बजे से भक्त जो है सुबह 4:30 बजे से भक्तगण आना लगेंगे। 4 बजे तक जलाभिषेक चलेगा, उसके बाद श्रृंगार झांकी हो जाएगी, उसके बाद रात को 12 बजे तक दर्शन होते रहेंगे। तो झारखंड महादेव मंदिर में रात 12 बजे तक दर्शन की व्यवस्था रहेगी और 4 बजे से सुबह जो है ये दर्शन शुरू हो जाएंगे, जहां पर भक्त जो है जलाभिषेक यहाँ पर कर पाएंगे। निरंजन चौधरी, सच पे धड़क, जयपुर।